लेकिन काले सर, आपने बड़ी लंबी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी दी। लेकिन इतने सालों में जिस प्रकार से मंडल आंदोलन का सामाजिक विस्तार होना चाहिए था, वो सामाजिक विस्तार नहीं हो पाया। क्या इसकी वजह भी आप कांग्रेस को बताएंगे, या ओबीसी के अंदर नेतृत्व नहीं निर्माण नहीं हुआ या नहीं होने दिया, ये इसकी वजह? ऐसा नहीं कह सकते कि मंडल के आंदोलन के बाद में मंडल की राजनीति का या ओबीसी की राजनीति का सामाजिक विस्तार नहीं हुआ। बहुत बड़े पैमाने पर मंडल आंदोलन आने के बाद में ओबीसी की राजनीतिक चेतना बढ़ी, सामाजिक चेतना बढ़ी, और इसी राजनीतिक और सामाजिक चेतना की वजह से भारत की राजनीति में अस्थिरता पैदा हुई, और ये अस्थिरता 30 साल तक भारत की राजनीति में कायम रही। माननीय कांशीराम जी के द्वारा, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। बामसेव का एक बहुत विशाल आंदोलन इसी पीरियड में खड़ा हुआ, और बामसेव के द्वारा ही बहुत बड़े पैमाने पर डीएस4 और बामसेव के द्वारा मंडल आंदोलन के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम किया गया। देश के इतिहास में मंडल कमीशन के लिए जेल भरो आंदोलन करने वाला पहला मात्र संगठन जो है वो डीएस4 और बामसेव के द्वारा चलाया गया था, बीएसपी के द्वारा चलाया गया था। तो एक बहुत विशाल ऐसी राजनीतिक चेतना, राजनीतिक अस्थिरता मंडल के बाद भारत की राजनीति में पैदा हुई, और इसी अस्थिरता ने भारत में बहुत बड़ी एक राजनीतिक लहर पैदा हुई। बैकवर्ड पार्टियों का इमर्ज हुआ, रीजनल पार्टियां उससे खड़ी हुई, और कांग्रेस जो सेंटर की राजनीति में एक सिंगल हैंडेडली राज कर रही थी, वो सारा का सारा जो पावर स्ट्रक्चर था उसमें मंडल आंदोलन की वजह से इम्बैलेंस हुआ। ये जो इम्बैलेंस मंडल आंदोलन की वजह से या बैकवर्ड क्लासेस की राजनीतिक जागृति की वजह से हुआ, इस अस्थिरता को मिटाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा ईवीएम मशीन का इस्तेमाल खड़ा किया गया। आप ये जो बात कह रहे कि इतनी बड़ी जागृति हुई थी 2011 में, जाति आधारित जनगणना का मुद्दा जब खड़ा हुआ तो संसद में हंगामा हुआ जी। और ये हंगामा सामाजिक आंदोलन के दबाव की वजह से हुआ। अगर उस समय भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, बामसेव के जागरण के द्वारा अगर ये मुद्दा राजनीतिक स्तर पर उठाया नहीं गया होता, उसकी चर्चा नहीं की गई होती, सामाजिक स्तर पर इस बात को उठाया नहीं गया होता, तो पार्लियामेंट में ये बात कभी नहीं जाती। ये बहुत बड़ा मुद्दा हुआ और उस मुद्दे ने देश की राजनीति का चेहरा बदल दिया। आज तक पार्लियामेंट्री इतिहास में कभी भी ये बात देखने को नहीं मिली जो 2014 के चुनाव में देखने को मिली। आरएसएस के द्वारा चुनाव से पहले ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दिया गया और उसको बैकवर्ड के तौर पर, मोस्ट बैकवर्ड के तौर पर एक चाय वाला, एक अति पिछड़ी जाति का बनाकर सामने खड़ा करवाया गया। ये बात जो है ये साबित करती है कि ये बड़े पैमाने पर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जो राजनीति या जागृति पैदा हुई थी, सामाजिक जागृति पैदा हुई थी, उसी का ये परिणाम था कि जो सबसे ज्यादा कम्युनल या हम ये कह सकते हैं कि अपने आप को श्रेष्ठ मानकर राजनीति करने वाले लोगों को भी एक बैकवर्ड चेहरा प्रधानमंत्री के लिए रखना पड़ा। सामाजिक विस्तार हुआ, इसी वजह से यह संभव हुआ। ईवीएम की वजह से यह किया गया कि जितनी भी बैकवर्ड लीडरशिप थी या बैकवर्ड पार्टियां थी, उनको 2014 के लोकसभा के चुनाव के बाद पूरी तरह से प्रभावहीन कर दिया गया। आज मंडल आंदोलन के दौरान जो नेता खड़े हुए थे, आज अगर आप उठाकर देखो तो सारी रीजनल पार्टियां जो मंडल का नेतृत्व कर रही थी, मंडल के आंदोलन से उभरी हुई थी, तो सारी रीजनल पार्टियां बैकवर्ड लोगों की प्रभावहीन हो गई। जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग या नेता कमंडल की साजिश को पहचान पाए और कमंडल के विरोध में लड़े, वो लोग ईवीएम के साजिश को समझ नहीं पाए और ईवीएम के शिकार हुए। कमंडल की राजनीति को विफल करने वाले ईवीएम के जाल में फंस गए और ईवीएम ने उनको पूरी तरह से प्रभावहीन कर दिया। एक पीढ़ी जिस मंडल राजनीति के दौरान जिन्होंने भारत पर एक अपनी क्षेत्र राजनीति की पहचान की थी, केवल मात्र एक चुनाव ने उनकी 30 सालों की मेहनत को गायब कर दिया। ये ईवीएम का चमत्कार है।
बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो आज राजनीति में है, आज भी ईवीएम के जालसाजी को मानने के लिए राजी नहीं है। अब मुलायम को पूछ लीजिए, अब लालू को पूछ लीजिए, जितने भी बैकवर्ड नेता शरद यादव को पूछ लीजिए, क्या उन्होंने कभी ईवीएम के विरोध में कभी कोई लड़ाई लड़ी है? ऐसा कोई हमको सुनने को मिलता है? नहीं। यही तो कारण है कि वो जो कमंडल को पहचान पाए, वो ईवीएम की साजिश को पहचान नहीं पाए। इसी वजह से आज बैकवर्ड क्लासेस का जो आप ये कह रहे हैं, राजनीतिक तौर पर बैकवर्ड क्लासेस के नेताओं को नियंत्रित कर दिया गया, सीबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो और अभी ईवीएम हो, मगर सामाजिक स्तर पर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर मूवमेंट जारी है और बड़े पैमाने पर ये असंतोष जो है उनके विरोध में है। इस बात का अंदाजा है। इसी वजह से तो नरेंद्र मोदी को एक बैकवर्ड का मुखौटा बनाकर आरएसएस के द्वारा खड़ा किया गया। ये तो आरएसएस को या बीजेपी कहिए। बात अगर निजीकरण में आरक्षण की जाए तो आर्टिकल में ये दावा किया है कि कांग्रेस ने निजीकरण में आरक्षण देने की बात कही है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने ये बात कही थी। तो अभी सवाल ये है कि अगर कांग्रेस ने ये बात कही तो उसके बाद 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो लागू क्यों नहीं हुआ? क्या वजह रही, इसके क्या कारण रहे? देखिए, इसको अगर आपको समझना है तो निजीकरण ने क्या किया, निजीकरण से कितना देश का नुकसान हुआ, कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहूंगा। 1992 में मंडल कमीशन का फैसला आने के समय को अगर हम लोग पकड़ ले चर्चा के लिए, तो उस समय 1991 की सेंसस में भारत की आबादी लगभग 84 करोड़ थी। अगर सही आंकड़ा ये कहे तो 83.9 करोड़ के करीब की जो है ये भारत की आबादी थी और कुल नौकरियां जो थी उस समय भारत की लगभग 1,95,00,000 नौकरियां उस समय पूरे भारतवर्ष में थी। इसका मतलब यह था कि हर 40 आदमी के बाद 43 आदमी के पीछे एक नौकरी मिलती थी। ये 1991-1992 का जनता मतलब भारत का सिनेरियो था कि लगभग 84 करोड़ के करीब हम ये कह सकते हैं कि आबादी थी और लगभग एक छोटा मोटा पकड़ लिए तो 40 आदमी के पीछे एक आदमी को नौकरी मिलती थी। जब एलपीजी लागू हुआ, बड़े पैमाने पर निजीकरण की नीति लागू हुई, तो बढ़ते बढ़ते जब हम लोग ये कहते हैं कि लगभग 2017-18 का अगर हम लोग उठाकर देख ले तो 2017 के करीब भारत की आबादी 130 करोड़ की थी और उस दौरान नौकरियों को 1.5 गुना ज्यादा बढ़ना चाहिए था, क्योंकि 83 करोड़ नौकरी लोग थे, तब लगभग 2 करोड़ के करीब जॉब थे। 83 करोड़ की पॉपुलेशन थी, तब लगभग हम ये कह रहे हैं कि सरकार का आंकड़ा ये कहता है कि 2 करोड़ जॉब्स थे। अब आबादी 50 करोड़ से ज्यादा हो गई, 130 करोड़ हो गई, तो नौकरियां 3 करोड़ के करीब जानी चाहिए थी। ये नौकरियां घटकर 1,75,00,000 के करीब आ गई। मतलब पहले 40 आदमी के पीछे एक नौकरी थी, अब 80 आदमी के पीछे एक नौकरी आ गई। 2014 के चुनाव में मोदी के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि हम 2 करोड़ नए रोजगार निर्माण करेंगे। ये तो जुमला था, मगर निजीकरण ने यह सारा किया कि गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को पूरी तरह से तहस नहस बर्बाद कर दिया। अब ये तहस नहस बर्बाद होने के बाद कांग्रेस ये कहती है कि हम लोग इसमें रिजर्वेशन देने की बात कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस ने निजीकरण में रिजर्वेशन देने के लिए एक कमेटी बनाई थी। शरद पवार उस कमेटी में चीफ थे और इस कमेटी को यह काम दिया गया था कि वो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने के लिए काम करेगी। अगर ये कमेटी का क्या हाल हुआ या कमेटी ने क्या काम किया, ये जानने ढूंढने की बात है। कांग्रेस को केवल संविधान में एक संशोधन करना था और उस संशोधन करने के लिए कांग्रेस के पास सदन में पूरी तरह से मेजॉरिटी थी। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने ये बात नहीं की और उद्योगपतियों को अपील किया कि आप अपने लेवल पर
इस बात को लागू करो। तो उद्योगपतियों की दया मेहरबानी पर उन्होंने इस बात को छोड़ा। निजीकरण आरक्षण देने के लिए नहीं, आरक्षण खत्म करने के लिए लाया गया था। तो जब वो खत्म करने के लिए लाया गया था तो देने का तो कोई सवाल ही नहीं था। अब चूंकि कांग्रेस अपोजिशन में है तो कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। जब वो सत्ता में थी तो उसकी नीति रिजर्वेशन के विरोध में थी, निजीकरण के समर्थन में थी। आज वो अपोजिशन में है, इस वजह से कांग्रेस निजीकरण में आरक्षण के मुद्दे पर केवल राजनीति कर रही है। चलो कांग्रेस की इस नीति को ही अगर हम लोग मान ले, राजनीति को ही मान ले, तो जिन राज्यों में कांग्रेस की राज्य सरकारें हैं, क्या अपने राज्यों के अंदर जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, क्या वहां कांग्रेस इस तरीके से कोई ऑर्डर निकाल रही है उद्योगपतियों के लिए कि चलो सेंट्रल गवर्नमेंट दे ना दे, हम राज्य सरकारों के द्वारा यह आदेश निकालते हैं और अपने अपने राज्यों में इसको लागू कर रहे हैं। राजस्थान में ये कहते हैं कि गहलोत को ओबीसी के लिए मुख्यमंत्री बनाया, तो क्या अशोक गहलोत की कोई ऐसी बात है कि वो राजस्थान के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां है उसके लिए ऑर्डर निकाले कि वो निजीकरण में रिजर्वेशन लागू करे? महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है, क्या वहां वहां इसके लिए वो कोई बात कर रहे? सेंट्रल गवर्नमेंट की छोड़ो, तुम्हारे स्टेट में तो करके दिखाओ। कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी कि कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और राजनीति करने के लिए उसने ये मुद्दा उठाया हुआ है। इसलिए इस मुद्दे में कोई ज्यादा बात नहीं है, ये पुराना मुद्दा कांग्रेस के द्वारा कहा गया हुआ है।